हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन का वेव प्रोपोगेशन वाला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम स्काई वेव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। स्काई वेव प्रोपोगेशन में भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने वाले हैं। किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयनोस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में हमने सब देखा था, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, आयनोस्फेयर क्या होता है, आयनोस्फेयर को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट लेयर्स में, DE, F1 और F2 लेयर्स के बारे में पढ़ा था हमने। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं और आयनोस्फेयर का सिग्निफिकेंस क्या है, आयनोस्फेयर होता क्या है, इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं। तो उसके बाद अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे आयनोस्फेयर का तो इट वुड बी मेकिंग मोर सेंस। ठीक है, तो ये डेरिवेशन डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो आई होप आप लास्ट तक बने रहेंगे। सारे बेसिक स्टेप से स्टार्ट करने वाले हैं और एंड तक पूरी डेरिवेशन देखेंगे। अब हम आ जाते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन पर। होता क्या है स्काई वेव प्रोपोगेशन में? क्या है, मेरा एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। क्या पता ट्रांसमीटर और रिसीवर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कर सकते हो, बट क्या पता वो नहीं कर सकते। हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो स्फीयर की तरह है। ठीक है, तो क्या पता मेरा ट्रांसमीटर यहाँ पर है और रिसीवर यहाँ पर है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? क्या ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर सीधी रे जाएगी तो यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, या फिर यहाँ से जाएगी तो ऐसे या ऐसे निकल जाएगी, बट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन तो हो नहीं सकती। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसमें स्काई वेव प्रोपोगेशन के थ्रू कम्युनिकेशन करा देंगे। तो उसमें क्या होता है, हमें सबको पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है जिसमें एक लेयर है जिसे हम बोलते हैं आयनोस्फीयर। ठीक है, तो ये आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर में मैंने आपको बताया था बहुत सारे आयंस रहेंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो क्या होगा, ये मेरा लेट सपोज ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर आयनोस्फीयर पर एक रेडिएशन भेज रहा है। यहाँ पर बहुत सारे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर के पास पहुंच गई। तो अब हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल है, इवन जब हमारे पास लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है स्काई वेव प्रोपोगेशन का। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि आयनोस्फीयर का सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आयनोस्फीयर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारी वेव है ये हमारी EM वेव है जो कि लाइट वेव की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है। अब लाइट वेव में हमें पता है कि लाइट वेव के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सिमिलरली EM वेव के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हमें पता लग जाएगा कि ये रेडिएशन जो जा रही है ये किस एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये जानने के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि रिसीवर को किस डायरेक्शन में रखना है, ट्रांसमीटर को किस डायरेक्शन में रखना है। उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं आयनोस्फीयर पे। अब ये डायग्राम समझ आ चुका होगा, ये ट्रांसमीटर है, यहाँ से EM वेव जा रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस हैं। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्लस आयंस। ठीक है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन्स और आयंस से ये जाकर EM वेव कोलाइड हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर होएगी और एनर्जी ट्रांसफर की वजह से ये EM वेव वापस अर्थ की तरफ रोटेट हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एंड इट विल बी कमिंग टू द रिसीवर। अब हमारे रिसीवर के पास EM वेव आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो स्काई वेव प्रोपोगेशन में हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, लेट सपोज जो हमारा आयनोस्फीयर है यहाँ पर इक्वल इलेक्ट्रॉन्स हैं और इक्वल आयंस हैं। ठीक है, तो आई कैन से
आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन। ये चीज़ अब आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं जो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है ईएम वेव का। ठीक है, अब हम जानते हैं मास ऑफ आयन इज मच हायर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कोई भी आयन की बात करूं, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मैं ऑक्सीजन को आयनाइज करूं तो ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, इट कैन फर्दर आयनाइज। ठीक है, फिर से इसको और एनर्जी दी तो ये और ज़्यादा आयनाइज हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, ये आयनाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने सपोज कर लिया कि ये वाली पॉसिबिलिटी है जब हमारे पास नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के मास को देखें तो हमें पता है इस आयन में मास बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इसका मास बहुत ज़्यादा है इससे, तो व्हाट विल हैपन, ये जो यहाँ पर वेलोसिटी, क्योंकि रैंडम मोशन में होंगे यहाँ पर, तो इनकी कुछ वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी ऑक्सीजन आयन की होगी वो बहुत कम होगी। अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इसका मास इतना कम है तो ग्रेविटेशन का कुछ इफेक्ट आएगा नहीं, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होएगी। जब इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये वेव्स के साथ जाकर टकराएगा, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होगा। तो अब हमें ये पता लग चुका है कि वेलोसिटी ऑफ आयन is very less than the velocity of electron, जिसकी वजह से electrons are mainly responsible for the reflection। अब हमें क्या डिराइव करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिराइव करना है तो मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस ईएम वेव की क्या होगी, कोई भी ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, ईएम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर ली है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो इंडक्टिव करंट जनरेट होएगा या फिर कैपेसिटिव करंट जनरेट होएगा। इंडक्टिव करंट हम कैसे जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है, इंडक्टिव करंट को हमें स्टडी करना है तो हम फोर्स को E इंटू ई से रिप्रेजेंट करेंगे। E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को कैसे लिखते हैं, mdv/dt। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, mdv/dt इज इक्वल टू E इंटू ई। अब E की वैल्यू क्या है, EM साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम m को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, dt को इधर न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, dv क्या हो जाएगा, EM अपॉन m साइन ओमेगा टी इंटू dt। अगर अब मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी, तो dv का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली v आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, EM अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है साइन ओमेगा टी dt का, तो वेलोसिटी क्या आया, माइनस EM अपॉन m ओमेगा कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना था तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये सब चीज़ें कांस्टेंट थी, ये कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाइड हो जाएगी EM अपॉन m। ठीक है, तो अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। अब वेलोसिटी से हम इंडक्टिव करंट निकाल सकते हैं। इंडक्टिव करंट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ I से। I क्या हो जाता है, NeV। ये फॉर्मूला हमें पता है, EMFT में हमने पढ़ रखा है। तो N इंटू इलेक्ट्रॉन इंटू V, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। वेलोसिटी अभी हमने फाइंड आउट कर ली है, तो पुट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं I होगा क्या,
आई क्या हो जाएगा, माइनस एन ई स्क्वायर ई एम अपॉन एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये तो आ गया मेरे पास इंडक्टिव करंट। अब बात आती है कैपेसिटिव करंट की। ठीक है, तो कैपेसिटिव करंट क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव करंट को पहली बात मैं डिनोट करूंगी IC से। कैपेसिटिव करंट क्या होता है, डेल डी बाय डेल टी। अब डी क्या है यहाँ पर, आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होएगा। डी है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी होता है एप्सिलॉन नॉट ई, जहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब मेरे पास डी आ गया एप्सिलॉन नॉट ई। तो अब पुट करते हैं डी की वैल्यू इधर, तो IC हो जाएगा डेल एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन डेल टी। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इसे पुल आउट कर लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। तो ये आ जाएगा मेरे पास कैपेसिटिव करंट। अब कैपेसिटिव करंट में E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू क्या थी, EM साइन ओमेगा टी। E की वैल्यू पुट करते हैं तो IC क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डेल EM साइन ओमेगा टी अपॉन डेल टी। तो हमें डिफरेंशिएशन तो करना आता ही है, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट EM ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, सो ये आ जाएगा हमारे पास कैपेसिटिव करंट। तो अब हमारे पास इंडक्टिव करंट है, कैपेसिटिव करंट है, दोनों करंट यहाँ जनरेट हो रहे हैं। टोटल करंट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा IC प्लस II। ठीक है, तो I को कैसे लिखेंगे हम, I हो जाएगा, IC क्या है, एप्सिलॉन नॉट EM ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब II क्या है, माइनस NE स्क्वायर EM अपॉन M ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो I हो जाएगा EM ओमेगा कॉस ओमेगा टी, मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये पूरा पार्ट मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट। बस, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब यहाँ पर से भी मैंने ओमेगा और EM कॉस ओमेगा टी कॉमन लिया, तो EM कॉस ओमेगा टी तो यहाँ पर भी है, बट ओमेगा भी कॉमन लिया है, तो ओमेगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस NE स्क्वायर अपॉन M ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा करंट। ठीक है, यहाँ से मुझे पता लगा एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट माइनस NE स्क्वायर अपॉन M ओमेगा स्क्वायर। और मैं जानती हूँ म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू तो मुझे पता लग गई है, एप्सिलॉन ये है, इसको डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो मेरे पास म्यू आ जाएगा, तो म्यू होगा एप्सिलॉन नॉट माइनस NE स्क्वायर अपॉन M ओमेगा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस NE स्क्वायर अपॉन M एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास म्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि E कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, ओमेगा हमें पता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये सब वैल्यूज पुट कर देते हैं। E क्या होता है, E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। M क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ओके, अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ। अब ये सब वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो म्यू आ जाएगा √1 माइनस 81n अपॉन एफ स्क्वायर। तो ऐसे हम अपना म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, सो यहाँ पर हमें म्यू की वैल्यू पता लग गई है, यहाँ पर एक्चुअली √ भी आएगा, तो आप ये वेरीफाई कर लीजिए सारी वैल्यूज पुट कर कर। किसी को भी कुछ डाउट होता है तो डाउट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए,
या मुझे रीच आउट कर लीजिए। ये वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तभी आपको ये फाइनल वैल्यू मिलेगी, और ये फाइनल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ये म्यू लेने वाले हैं और इस म्यू से हम बहुत सारी इन्फेरेंसेस निकालने वाले हैं। बहुत सारे पैरामीटर इस म्यू पे डिपेंडेंट है, तो ये आप लर्न कर सकते हैं। ये फॉर्मूला एज अ बेसिक फॉर्मूला यू कैन लर्न दिस। और किसी को कुछ डाउट है तो जाइए कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।